करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज, तो हमने ये देखा था कि डोमेन जो होता है ना वो आपके पास कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हर दफा एक्स होना लाजम नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज विच यू गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो इसे आप रेंज कहते हो। सही है। अच्छा, अब आपके पास जो होता है वो ये कि क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि इफ यू हैव बीन गिवन विद द डोमेन, अगर आपको डोमेन दे दी जाती है एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट द रेंज, आपने रेंज कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल, सही, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसको हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कंडीशन जिसे आप टाइप वन की कंडीशन कहते हो, वो आपके पास क्या होता है? लेट से अगर मैं कहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास, यानी इक्वेशन जो फंक्शन आपके पास मौजूद है उसके अंदर आपको जो है वो किसी किस्म का फ्रैक्शन नजर ना आए। क्या नजर ना आए? किसी किस्म का फ्रैक्शन अगर नजर ना आए तो, और अगर मेरे पास जो है वो अंडर रूट मुझे नजर ना आए, दो सिनेरियोस, क्या? एक फ्रैक्शन नजर नहीं आना चाहिए, दूसरा क्या नजर नहीं आना चाहिए? अंडर रूट नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप जो है वो किस तरीके से अपनी रेंज कैलकुलेट करोगे? लेट सपोज अगर मेरे पास एक सवाल आता है, y इज इक्वल्स एक्स प्लस टू, ये मेरे पास क्वेश्चन है, सही। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज है, वो चीज क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मैंने आपको यहाँ पे जो डोमेन है वो दे दी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मैंने आपको डोमेन दे दी। सही है, डोमेन क्या है आपके पास? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसे रीड कैसे किया जाता है? इसे बोला जाता है x, ये वाला जो आपके पास है, दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू, और ये जो आपके पास कहलाता है सिंबल, ये कहलाता है फॉर रियल नंबर। ये आपके पास आ गया, सही है। अब आपने जो काम करना है वो क्या करना है? थोड़ा सा सीखना ये है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर मेरे पास वो सारे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे जितने नंबर्स हैं आपके पास हैं, नेचुरल नंबर्स, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। जिसमें रैशनल भी आते हैं, इररेशनल भी आते हैं, सब आते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, वेदर इट विल बी द नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू, कुछ भी सब्सटीट्यूट करता हूं, तो क्या मेरे पास जो है वो y का आंसर आएगा या नहीं आएगा? एक बात हमेशा याद रखना, डोमेन विल ओनली नॉट बी पॉसिबल या ओनली नॉट बी कंसिडर्ड जब तक y का आंसर इम्पॉसिबल है। अगर मेरे पास y के आंसर्स आते जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन पे x की वैल्यू के, तो इसका मतलब डोमेन इज एक्सेप्टेबल। सही है। तो पॉइंट ये याद रखना कि डोमेन इज एक्सेप्टेबल until values of y is a real number। अब रियल नंबर का मतलब ही यही है कि मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसने ये कहा भाई डोमेन मेरी जब तक एक्सेप्टेबल होती रहेगी, जब तक जो है मेरे पास क्या होता रहेगा, y के रियल नंबर आते रहेंगे। तो ये वाला जो सिनेरियो इसके अंदर, तो इसने ऑलरेडी डोमेन आपको दे दी। सही है। ये वाला जो है वो मोस्टली कब काम आ रहा होता है? जब डोमेन आपके पास जो है वो गिवन नहीं होती और डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। लेकिन जब वो आपको डोमेन दे देता है तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है, और फोकस करते हुए आपने जो है वो चेक करना है कि क्या ये मेरे पास आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। लेट सपोज मैं रैंडम बात करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन में, y का आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 1 + 2 विच इज इक्वल्स 3। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0.5, रैंडम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 2 + 0.5 विल गिव यू 2.5, यानी अभी तक मेरे y के तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल √3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की जगह पे, तो मेरा आंसर जो है वो √3 1.7 समथिंग होता है। तो इसको मैं 2 में एड अप करूंगा, इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 2, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द रियल नंबर। ये रियल नंबर है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो सारे के सारे आंसर्स आ रहे हैं, यानी मैं कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी होल नंबर, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है, y के आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इफ वी सब्स्टिट्यूट एनी ऑफ द रियल नंबर इन द डोमेन, वी विल बी हैविंग एनी ऑफ द रियल नंबर इन द रेंज। रेंज में मेरे पास कोई भी रियल नंबर आ रहा होगा। सही है। तो इसीलिए अगर मुझे रेंज का आंसर लिखना है तो मैं किस तरीके से यहां पे लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा रेंज
क्या हो जाएगी मेरे पास, सिंस रेंज को डिनोट करने के लिए यू हैव टू यूज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हो जाएगा y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी रेंज क्या बन गई, रेंज ये बनी कि y जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। कुछ भी आंसर आ रहा है इस वजह से इट बिलोंग्स टू द रियल नंबर, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर वो ये कहता है y इज इक्वल्स 3x-1/2। फ्रैक्शनल क्वेश्चन आ गया। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या कहता है, फाइंड डोमेन एंड रेंज बोथ। इस टाइम उसने डोमेन भी नहीं दी और रेंज भी नहीं दी, दोनों चीजें। डोमेन और रेंज दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सही है, तो अब इसको थोड़ा सा अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे पास डोमेन नहीं है, सही है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट है। मैंने एक चीज थोड़ी देर पहले आपसे कही थी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, कि जब भी आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हो तो दो चीजों का ध्यान रखना, कि फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमारे पास कंडीशंस अप्लाई हो रही होती हैं। सही है। अब आप ये कहते हो कि सर फ्रैक्शन के अंदर तो सवाल आ गया, क्या कोई कंडीशन अप्लाई होगी? नहीं होगी। अब रीजन सुनो, रीजन उसका यह है कि फ्रैक्शन के अंदर तो क्वेश्चन आया, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ टू है। पहुंच रहे हो बात के ऊपर? इसका मतलब यह हुआ कि कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि यू हैव टू बी मोर केयरफुल। कब केयरफुल रहना है? व्हेन फंक्शन इज इन फ्रैक्शन बट वेरिएबल शुड बी, वेरिएबल VAR इज फॉर वेरिएबल, इन द डिनोमिनेटर। तब आपने बहुत जो है वो ध्यान से चलना है। एक चीज ये हो गई, एंड फंक्शन इज इन रूट फॉर्म। अब वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, किसी भी फॉर्म के अंदर हो, तो इसमें आपने थोड़ा सा जो है वो केयरफुल रहना होता है, और इसमें आपने अपना जो है वो डोमेन और रेंज सेलेक्ट करते हुए जो है बहुत ध्यान से देखना होता है चीजों को। तो अभी क्योंकि क्वेश्चन ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर टू, इसके अंदर आपके पास डिनोमिनेटर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, दैट मींस इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंपल फंक्शन। फ्रैक्शन में जरूर है लेकिन सिंपल फंक्शन है ये, सही है। तो अब मुझे डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये डोमेन वो वैल्यूज हैं जो एक्स में सब्सिट्यूट हो रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि मैं एक्स की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो मैं रैंडम वैल्यूज कुछ रखता हूं, जिसके अंदर हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज रख लेंगे, कुछ जो है वो डेसिमल रख लेंगे, और कुछ जो है वो होल नंबर की फॉर्म में रख लेंगे। लेट सपोज मैं एक्स की वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं -2, फिर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10.2, फिर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं लेट सपोज √5। ये कुछ वैल्यूज हमने रैंडम सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ -2, तो मेरा आंसर क्या आएगा इस फ्रैक्शन के अंदर? अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो इट विल बी -6 -7 डिवाइडेड बाय 2, सो -3.5 विल बी द आंसर। सिमिलरली अगर मैं 10.2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 10.2 इंटू 3 क्या आंसर आएगा आपके पास? जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। सो 10.2 इंटू 3 विल गिव यू 30.6, 30.6 -1 इज 29.6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 2 विच इज 14.8। अगेन रियल नंबर की फॉर्म आ गई मेरे पास, ठीक है। √5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द डेसिमल आई कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस। तो ये भी मेरे पास रियल नंबर की फॉर्म भी कंसिडर होगा, यानी अगर मैं √5 को जो है फ्रैक्शन में करता हूं तो भी वो सही कंसिडर होगा। सही है। तो पता ये चला मेरे पास कि मैंने x की कोई भी रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और मेरे y के रैंडम आंसर्स आ रहे हैं, यानी और x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि इफ आई वांट टू राइट द आंसर ऑफ डोमेन, it will be x belongs to real number, as there is no condition we can write any of the number। सही है, रियल नंबर रख सकते हैं कुछ भी। एंड इफ यू टॉक अबाउट रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, y भी जो है वो रियल नंबर होगा मेरे पास। सो इन दिस केस हमने जो है डोमेन एंड रेंज दोनों कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा देखना। अब यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूं, अगेन पहले जो है वो डोमेन दे रहा हूं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें डोमेन आपके पास नहीं होगी। सही है। तो लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसके अंदर होता है y इज इक्वल्स √x+1। अब हो गया सिनेरियो चेंज। हमने एक रूल जो पढ़ा था, इस नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना, केयरफुल व्हेन द फंक्शन इज इन फ्रैक्शन एंड द फंक्शन इज इन द रूट फॉर्म। सही है, फंक्शन किसमें, रूट फॉर्म में अगर आपके पास होगा तो इसके अंदर आपने जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ये कहा कि x की वैल्यू यहां पे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। सही।
अब आपने क्या करना है यहां पर, वो ये कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से छोटी वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि डू वी हैव द लिमिट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 3 4 5। अगर मैं इस तरीके से आगे जाता हूं कि क्या हमारे पास एंडिंग लिमिट है हमसा या हाँ नहीं? सर। नहीं है, वी डू नॉट हैव द एंडिंग लिमिट विच मींस वी हैव टू गो अप टिल इंफिनिटी। जब भी ये वाला सिनेरियो आता है कि हम जो है वो अप टिल इंफिनिटी तक जो है वो जाएंगे, तो हम इसे कैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम डायरेक्टली ये वाली लिमिट उठा के रखेंगे सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स की जगह 3 रखा। उसके बाद क्या करोगे, कुछ एक या दो रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फॉर एग्जांपल 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट विल बी 3 + 1 विच इज 4 विच विल गिव यू 2। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो है वो 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 + 1 विच इज इक्वल्स √6। और √6 का जो आंसर है वो आपके पास होता है 2.44। ये आपके पास हो गया। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है एक चीज, कि मेरे एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं, पहले 3 सब्स्टिट्यूट किया फिर 5 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पर अगर मैं y की वैल्यूज देखता हूं, तो y की पहली पे आंसर 2 आया और उसके बाद 2.4 आया। आप देखो कि x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 था और फिर 2.44 हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो रेंज आ रही है वो किससे डिनोट करोगे, y से डिनोट करोगे। और y क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप y की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करते हो तो 2 के बाद 2.44 है, यानी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ग्रेटर देन वाला मेरे पास सिनेरियो आ गया, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब इसके अंदर एक चीज हमारे पास है, थोड़ा सा चीज को थोड़ा सा समझना। अब हमारे पास यहां पर 2 से वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो मेरे पास इनिशियल लिमिट क्या आएगी, यहां पे 2 आएगी। रीजन उसका यह है कि यहां पे मैं एक्स की जगह पे नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी चीज ये कि जब मैंने स्टार्ट किया 3 से, तो इनिशियल वैल्यू बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू रखनी थी 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो फर्स्ट वैल्यू का जो आंसर आएगा दैट विल बी रिटन ओवर हियर, वो आंसर यहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन या लेस देन हो रहा होता है। ये ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि आपके पास y की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। दूसरी चीज, ग्रेटर देन के साथ इक्वल आपने साइन लगाना है, रीजन उसका यह है सिंस 3 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डोमेन, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट 2 विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ अ रेंज, रेंज का हिस्सा होगा, इस वजह से यहां पे इक्वल साइन लगेगा। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आया वो क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं एक चीज थोड़ा सा आपको समझा दूं यहां पे। देखो यहां डोमेन गिवन थी मेरे पास, सही है। तो हमने रेंज यहां पे कैलकुलेट कर ली। बहुत दफा ऐसा होता है, कोई एक ऐसा फंक्शन आ गया हमारे पास, लेट सपोज फ्रैक्शन में या हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, जहां पर हमारे पास यहां पर रेंज जो है वो क्या हो रही होगी, इनिशियल वैल्यू 2 नहीं होगी। अब आप ये कह सकते हो कि सर स्टार्ट तो हमने 3 से किया, आंसर 2 आया, तो इनिशियल 2 ही होना चाहिए। कभी कभार ऐसा फंक्शन आता है जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे रेंज कम भी हो सकती है। यानी कहने का मकसद है कि बढ़ती हुई तो नजर आएगी, 2 नजर आ रहा है, 2.4 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है, और अचानक कोई एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसके अंदर जब आपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो इसका आंसर 0 आ रहा था। तो पता क्या चला कि यार 2 तो इनिशियल थी जो सब्स्टिट्यूट की, 2.44 भी थी, बात समझ आती है, 10 3 भी था, 10 भी था, जिसने ये बताया ग्रेटर देन तो है। लेकिन 0 ने ये बता दिया कि सबसे छोटी वैल्यू अब 2 नहीं रही, बल्कि सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे, 0। बात समझ आ रही है? तो अब ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि यार मुझे क्वेश्चन में किस तरीके से पता चलेगा कि मेरी जो है वो कौन सी वैल्यू पे जाके, कितनी बड़ी वैल्यू पे जाके जो है मेरा ये वाला काम हो रहा है, कि जो है वो मेरा इनिशियल वैल्यू कम तो नहीं हो रही है, चेंज तो नहीं हो रही है। उसके लिए आसान तरीका ये होता है ना, वो ये होता है कि आप ग्राफ के थ्रू जाते हो। सही है, आसान तरीका मैं बता रहा हूं। जब भी रेंज कैलकुलेट करनी हो, चाहे वो स्क्वायर रूट का कंडीशन हो, फ्रैक्शन का कंडीशन हो आपके पास, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो बेसिक क्वेश्चन नहीं है, जैसे ये वाला आपके पास लीनियर क्वेश्चन था, x + 2, या ये वाला आपके पास लीनियर क्वेश्चन था,
सही है। तो इसके अंदर तो आप डायरेक्टली जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर कर देते हो, लेकिन ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं तो इसके अंदर रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या काम करना होता है, ग्राफ प्लॉट करना होता है। ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करने का तरीका मैं थोड़ा सा सिखा देता हूं आपको। सबसे पहले अगर मैं एक चीज ये आपसे कहता हूं कि मुझे आप जो है वो सिंपल √x+1 का जो है वो ग्राफ प्लॉट करके बता दो। सही है। सबसे पहली चीज एक बात याद रखना, अगर मैं सिंपल यहां पे बात करता हूँ, फंक्शन आपका है √x+1, ये मेरे पास फंक्शन है। सही। अब हमारे पास यहां पे मैंने आपसे ये कहा कि ग्राफ प्लॉट करना है, आपको पता होना चाहिए बेसिक √x का ग्राफ कैसे होता है। अभी अच्छा, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल अभी नहीं पढ़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से आइडिया चीज का हो जाएगा। बेसिक आपको पता होना चाहिए √x का ग्राफ कैसे होता है। √x का जो ग्राफ होता है ना बेटा, अगर ये एक्सेस आपके पास है तो अंडर रूट ग्राफ एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा होता है, समथिंग लाइक दिस। सही है? जो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके जो है वो आपका और ज्यादा इस तरीके से जो है वो ऐसा लगता है कि स्ट्रेट हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट नहीं होता, बहुत माइनर चेंजेस के साथ जो है वो ग्राफ आपका आगे मूव ऑन कर रहा होता है। लेकिन स्टार्टिंग देख लो कहां से हो रही है इसकी, जीरो से स्टार्टिंग हो रहा था। ठीक है। अब अगर इसके अंदर मेरे पास इस तरीके से वैल्यू आए, यानी स्क्वायर रूट एक्स की जगह स्क्वायर रूट x+1 आ जाए, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्क्वायर रूट x+1 यानी आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट 1 लिखा हुआ है, और एक चीज है इस तरीके से स्क्वायर रूट x+1। अगर ये वाला सिनेरियो आ जाए ना कि स्क्वायर रूट में ही मेरी वैल्यू एड अप हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ लेफ्ट से या राइट से शिफ्ट कर रहा है। समझ रही हो बात को? अगर मेरे पास x+1 या x-1, सिनेरियो क्या है, इफ नंबर एडेड इनसाइड स्क्वायर रूट, एडेड या सब्ट्रैक्टेड, सही, दोनों सिनेरियोस के अंदर, तो फिर क्या होता है आपके पास, ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से हो रही होती है, पीछे से ग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है। अगर +1 यहां पर है तो इसका मतलब यह है कि इसकी स्टार्टिंग होगी यहां से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये याद रखना, समथिंग लाइक दिस, ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा ग्राफ। सही है। अगर यहां पे मेरे पास -1 होता, क्या होता, -1, तो इसका मतलब है जीरो के बजाय ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, +1 से ग्राफ स्टार्ट होता है, ऐसे। सही है। तो अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड स्टार्ट होगा ग्राफ। अगर -1 होता है तो इसका मतलब है कि उतने पॉइंट्स फॉरवर्ड स्टार्ट हो रहा होता ग्राफ। तो ये जो मेरे पास पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1। तो ये जो मेरे पास फिगर है ये किसकी आ गई, √x+1 का एक रैंडम ग्राफ मेरे पास यहाँ पे बन गया। उसने ये बोला था कि भाई मेरे पास जो है वो इनिशियल एक्स की वैल्यू है 3, तो अप्रॉक्स एक्स की वैल्यू 3 कहां पे आनी चाहिए, समझना ग्राफ को थोड़ा सा बेटा। अप्रॉक्स एक्स की वैल्यू जो आनी चाहिए 3, वो मेरे पास यहाँ पे कहीं आएगी। करेक्ट? बात समझ आती है? तो इसका मतलब ये कि इफ आई प्लॉटेड विद द डॉटेड वन, तो ये वो एक्स का पॉइंट है जहां पे ग्राफ मेरा हिट करेगा। सही है। बात समझ आ रही है? अब हमारे पास यहां पर जो है वो y की वैल्यू हमने चेक करनी है। तो y की वैल्यू यहां पे कहां होती है, y एक्सिस पे होती है। तो अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा देखता हूं तो ग्राफ आपके पास जो है वो जो मूव कर रहा है वो इस तरीके से आगे, जाहिर है x की वैल्यूज आगे की तरफ जाएंगी तो ग्राफ भी आगे की तरफ जाएगा, लाइक दिस। अगर मेरे पास, समझना दोबारा चीज को, अगर मेरे पास x की वैल्यू आगे की सब्स्टिट्यूट हो रही है ना, >= 3, इसका मतलब 4 5 6 7 8 ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ क्या नजर आ रहा है, ग्राफ भी आगे की तरफ ऊपर की ही तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। ग्राफ भी बेशक ग्रेजुअल बहुत स्लो इंक्रीज कर रहा है लेकिन ऊपर की तरफ ही इंक्रीज कर रहा है। तो क्या मेरे पास y की जो वैल्यू है, अच्छा इस पॉइंट के ऊपर अगर एक चीज चेक करो तो यहां पे आप देख सकते हो कि y मेरे पास 2 आया है एट दिस पॉइंट, ये 2 आया है। तो अब अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूं आगे की एक्स की वैल्यूज के ऊपर, तो 2 से ऊपर ही जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ ग्राफ अपना शिफ्ट कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि जो इनिशियल लिमिट हमने 2 सब्स्टिट्यूट की है ये करेक्ट आंसर है। इससे छोटी वैल्यू मेरे पास जो है वो रेंज की नहीं आ सकती। रेंज की जो हमारी मिनिमम वैल्यू है फॉर दिस डोमेन वो 2 ही होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन में उसने कहा बेटा y=√x-5 एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर उसने डोमेन दे दी थी और आपने उसको देखते हुए अपनी रेंज कैलकुलेट कर ली। दिस टाइम डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड आउट करनी है।
अच्छा, अब मैं कंडीशन बताने लगा हूं। देखो रेंज तो आपको समझ आ गया कि आपने रेंज जो है वो कैलकुलेट करना है बाय ग्राफ, ये बात तो क्लियर हो गई। डोमेन की कंडीशन मैं आपको बता देता हूं अच्छे तरीके से, कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है यहाँ पे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं ओनली फॉर दिस सिनेरियो। किस सिनेरियो के लिए? अगर स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आ जाए तो। सही है, तो ये याद रख लेना, इफ क्वेश्चन इज इन स्क्वायर रूट। अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपने क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट फंक्शन विद जीरो। किससे इक्वेट करवाओगे? जीरो से। पहला काम ये करना है। सही है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज द थ्रेशोल्ड पॉइंट। क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड पॉइंट कहलाएगा। आंसर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये आपको समझ आ गया? सही है। तीसरा काम आपने क्या करना है यहां पर, सब्सटीट्यूट अ वैल्यू, सब्सटीट्यूट अ वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये वो स्टेप्स हैं जो मैं आपको अच्छे तरीके से किसके बता रहा हूं बेटा, यहां पे फोकस करना। अगर क्वेश्चन स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो, ये आपके पास आएगा तो, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जो काम किया वो क्या किया, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इक्वेट फंक्शन विद जीरो। भाई फंक्शन को जीरो से इक्वेट करवा दो। फंक्शन था स्क्वायर रूट ऑफ x-5, जीरो से इक्वेट हुआ, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। सो दैट मीन्स दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये आपको बात समझ आ गई। दूसरी चीज उसने क्या कही कि आंसर इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड पॉइंट, डन हो गया। सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर द थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब 5 मेरे पास थ्रेशोल्ड पॉइंट है, उससे एक वैल्यू पहले ले लो, उससे एक वैल्यू बाद ले लो। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं और उस नंबर लाइन के अंदर 5 इज माई थ्रेशोल्ड पॉइंट, एक वैल्यू पहले की ले लो, लेट सपोज 3 ले लेते हैं, एक वैल्यू बाद की ले लो, फॉर एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं यहाँ पे। सही है। थ्रेशोल्ड पॉइंट ये वाला पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरे पास थ्रेशोल्ड पॉइंट है, इसे क्रॉस से मार्क कर लेते हैं या टिक से मार्क कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अब अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट करता हूं फंक्शन में, इस फंक्शन में मैंने क्या सब्सटीट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स 3 - 5 विच विल गिव यू -2। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ -2 विल गिव यू द आंसर ऑफ y? No, sir. नो, दैट मीन्स इट विल गिव यू द मैथ एरर। तो इसका मतलब है ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और मैंने कहा था कि डोमेन की शर्त है, डोमेन एक्सेप्ट होने की शर्त है कि तुम्हारी रेंज का आंसर रियल नंबर होना चाहिए। इफ इट इज नॉट अ रियल नंबर दैट मीन्स दिस डोमेन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्लियर हो गया। अब सब्सटीट्यूट करते हैं 10। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 10 सब्सटीट्यूट करता हूँ फंक्शन में, इट विल बी 10 - 5 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो विल इट बी अ रियल नंबर? यस। Yes, sir. तो इसका मतलब इसकी डोमेन एक्सेप्ट हो रही है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि 5 से आगे वाली जितनी वैल्यूज थी वो सारी एक्सेप्ट हो रही हैं और पीछे वाली वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये सारी मेरे पास एक्सेप्ट हो रही हैं, पीछे वाली एक्सेप्ट नहीं हो रही। जब पीछे वाली वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं हो रही तो मैं अपनी डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन मेरी क्या होगी? इसका मतलब ये आप x की वैल्यूज क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, या तो 5 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या फिर क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, क्योंकि 5 इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट तो इट विल बी सब्सटीट्यूटेड। तो आपके पास यहाँ पे 5 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या 5 से बड़ी वैल्यू 6 7 8 9 10 11 कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बात समझ आई? तो डोमेन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू, सॉरी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये आपके पास डोमेन कैलकुलेट हो गई। दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रेंज की, कि रेंज मेरे पास किस तरीके से फाइंड आउट की जाएगी। तो रेंज का मैंने एक तरीका बता दिया है, सिखा दिया है। वो तरीका क्या है? आसान तरीका है, जस्ट फॉलो डाउन द मेथड ऑफ दिस वन, इसे कैलकुलेट कर लो। सही, इस मेथड को फॉलो करो जो ग्राफिकल मेथड कहलाता है। तो आपको पता है x-5 है यार, तो स्क्वायर रूट मेरे पास जो है वो ग्राफ का क्या होता है भाई, इसका मतलब ये है कि मेरे पास
बेसिक जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ। सही है, ये ऑलरेडी अभी हम देख चुके हैं। ये स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या था, -5। और नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट ग्राफ स्टार्ट्स आफ्टर ओरिजिन, नॉट बिफोर। दिस टाइम कहां से स्टार्ट होगा, आफ्टर ओरिजिन, यानी आगे से, फॉरवर्ड मूवमेंट है, तो 5 पॉइंट आगे से स्टार्ट होगा। सो इसका मतलब है जो ग्राफ है वो यहां के बजाय यहां से स्टार्ट हो रहा है, लाइक दिस। तो ये मेरे पास जो है वो, लेट सपोज ये 0.5 है। सही है, ग्राफ यहां से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर अगर ग्राफ स्टार्ट जो है वो मेरे पास इसी पॉइंट से हो रहा है, सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि x-5 था ना मेरे पास, इसका मतलब यह है कि यहां पे मेरे पास इसी पॉइंट पे और इससे आगे की वैल्यूज मेरे पास चल रही हैं, यानी ये सारी वैल्यूज आगे की एक्सेप्ट हो जाएंगी मेरे पास। जब ये सारी वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं, तो यहां पे जो इनिशियल y की वैल्यू नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे x है, तो दिस इज द पॉइंट ऑन ऑफ y एज वेल। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मैं डायरेक्टली एक चीज ये कह सकता हूं कि जो मेरी रेंज होगी वो क्या होगी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने क्यों कहा, इस वजह से कि अगर मैं लेट सपोज यहां पे 6 लेता हूं, तो 6 ये वाला पॉइंट आ गया तो ये इससे ऊपर है। फिर मैं 7 लेता हूं, लेट सपोज ये इससे पॉइंट आ गया, ये इससे ऊपर है। अगर मैं यहां पे लेता हूं 10 तो ये इससे ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से अगर 100 लेते हैं तो यहां से मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, यानी सारी वैल्यूज ऊपर की तरफ आ रही हैं। सही है, इसलिए ग्रेटर देन। और इनिशियल वैल्यू क्या है, क्योंकि 5 मेरा एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इनिशियल वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 हो गई। ये पॉइंट हो गया। सही है। अच्छा, अब एक सवाल क्रिएट होता है कि सर यहां से नेगेटिव वैल्यू क्या वाई की आ सकती है, नहीं आ सकती। रीजन उसका यह है कि हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू जो एक्स की है वो 5 है। और दूसरी बात यह कि एक्स की वैल्यू 4321 नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन उसका ये है कि ये जो क्वेश्चन था इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट ही मेरे पास 5 निकल के आया। तो 3 4 5 अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, जैसे हमने 3 सब्सटीट्यूट किया था, तो ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल नॉट गिव यू द आंसर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन एरर मेरे पास यहां पर आ जाएगा। सही है। सो द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द डोमेन, अगर मेरे पास क्वेश्चन स्क्वायर रूट में है, यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, तो आराम से आपको पता चल जाएगा आपकी डोमेन क्या है। और रेंज कैलकुलेट करना है, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ एंड देन फाइंड आउट कि मेरे पास जो है वो डोमेन पे, यानी एक्स की वैल्यू जो इनिशियल है, फर्स्ट है, इस पे रेंज क्या आ रही है, 0 है तो 0। और उसके बाद आपने देखा कि ग्राफ आपके पास बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ग्रेटर देन या लेसर देन मैंने यहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन आपके पास है y = 3x - 2। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आपके पास कंफ्यूज होते हैं ना, वो ये होते हैं कि सर 3x - 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। थोड़ी देर के लिए इसको ये एज्यूम करो कि 3x - 2 है। अगर मैं होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ, लाइक दिस, तो ये कैंसिल हो गया। तो वी हैव इन शॉर्ट x - 2/3, यानी 3x - 2 को आप लिख सकती हो x - 2/3 मेरे पास लिखा जा सकता है। सही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हमारे पास होती है, वो चीज क्या है कि अब अगर यहाँ पे मुझे थ्रेशोल्ड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो थ्रेशोल्ड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, यू हैव टू इक्वेटेड विद 0। तो आपका जो x का आंसर है वो पता चल गया 2/3। सो दिस इज योर थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब आप अपना नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, तो एक वैल्यू आपने क्या लेनी है, थ्रेशोल्ड पॉइंट से पहले की लेनी है, और एक वैल्यू जो है वो आगे की लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आगे की वैल्यू मैं 4 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ और पीछे की वैल्यू में 0 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे थ्रेशोल्ड पॉइंट तो एक्सेप्ट हो गई होगा। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ 0, एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, y = 0 - 2। क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर 0 आता है, तो ये मेरे पास एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अगर ये मेरे पास एक्सेप्ट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है डोमेन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एज वेल। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x = 4 सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपके पास हो जाएगा y = 4 3 12 -2 विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसका मतलब है ये भी एक्सेप्ट हो रहा है और इसकी डोमेन भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे डोमेन लिखूंगा, तो मुझे एक, अच्छा, एक चीज का पता चल रहा है, इसके आगे की वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं, पीछे की वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो पीछे की वैल्यूज तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रही, तो मुझे अपनी डोमेन पता चल गई कि मेरी जो डोमेन है दैट इज x > = 2/3।
ये मेरे पास डोमेन आ गई। रेंज निकालने के लिए क्या काम करोगे? रेंज निकालने के लिए आपने सिंपल जो है वो अपना ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ आपको पता है किस तरीके से स्क्वायर रूट एक्स का होता है। यहाँ पे -2/3 है, इसका मतलब नेगेटिव की वजह से आगे से ग्राफ स्टार्ट होगा फ्रॉम हियर। ये मेरे पास ग्राफ स्टार्ट होगा लाइक दिस। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 2/3। अब आगे की वैल्यूज में जितनी सब्स्टिट्यूट करूंगा, 4, 5, 6, तो उसके लिए आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे अगर ये हो गया आपके पास, तो आपके पास y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेट सपोज हम जो है वो 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास और ज्यादा y की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इनिशियल जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2/3, जिस पे मेरे पास जो है वो y का आंसर, इनिशियल वैल्यू क्या है 2/3, जिस पे y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है यहाँ पे। सही है। इसी पे चेक करेंगे ना एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो रेंज का जो आंसर है, क्योंकि इससे आगे की तरफ ऊपर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिखोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे लेट सपोज अब आपके पास आना शुरू हुआ फ्रैक्शन में क्वेश्चन, और आपसे कहता है y इज इक्वल्स 2/x+3। ये सवाल आ गया। सही है, अब फ्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर सेम प्रोसीजर है जो हमने थ्रेशोल्ड पॉइंट के लिए पढ़ा। सही है, और आपने आइडेंटिफाई करना है इसको। सही है? आप अगर इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करते हो कि सबसे पहला जो काम है, इफ क्वेश्चन इज इन फ्रैक्शन, अगर क्वेश्चन मेरे पास किसके अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है, और फ्रैक्शन में सिर्फ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शर्त उसकी पता है, कंडीशन उसकी पता है कि वेरिएबल शुड बी इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मैं किससे शो कर रहा हूं, DONM से, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आप क्या काम करोगे यहां पे, थ्रेशोल्ड पॉइंट, पहला स्टेप याद रखना, थ्रेशोल्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है। एंड दिस टाइम थ्रेशोल्ड पॉइंट इज इन द डिनोमिनेटर। थ्रेशोल्ड पॉइंट कहां पे होगा आपके पास, यानी डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करवाना है। पहले स्क्वायर रूट को करवा रहे थे, अब डिनोमिनेटर को करवाना है। दूसरा कंडीशन क्या करना है, अच्छा इसमें एक चीज देखना, अगर मैं यहाँ पे x+3 इक्वल्स टू 0 करता हूं, तो मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या हो गया, x-3। ये आपके पास आ गया। स्टेप नंबर 2, थ्रेशोल्ड पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस क्वेश्चन के अंदर थ्रेशोल्ड पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं होता, बाकी सब एक्सेप्टेबल होता है। सो थ्रेशोल्ड पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगी, अदर देन थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑल विल बी एक्सेप्टेबल। सही है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये है ऑल रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, डोमेन की कंडीशन मैंने आपको यहां पे बता दी। क्या कंडीशन है, जब भी फ्रैक्शन के अंदर मेरे पास क्वेश्चन आता है और डिनोमिनेटर में मेरे पास वेरिएबल है, तो इसका सिनेरियो याद रखना डोमेन निकालने का, कि यू हैव टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड पॉइंट, एंड थ्रेशोल्ड पॉइंट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द थ्रेशोल्ड पॉइंट विल बी एक्सेप्टेबल। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देना है, डोमेन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरी, x cannot be equals to -3, because this is a threshold point ना, so x cannot be equals to -3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इसका मतलब है। सही है, -3 नहीं होनी चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक और तरीका होता एक और तरीका होता है इसको लिखने का, वो तरीका क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल्स टू -3। सही है, यानी अब क्या कर लिया हमने, क्या लिख दिया कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी वैल्यू, चाहे फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन -3 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों, अब लॉजिक सुनो, अगर मैं यहां पे -3 सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो -3 + 3 विल गिव यू इन द डिनोमिनेटर 0, और कुछ भी अगर किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इट विल मेक द फ्रैक्शन इंफिनिटी, यानी फिर अगेन रेंज जो है वो मेरी क्या हो जाएगी,
मैथमेटिकल एरर पे चली जाएगी, इमेजिनरी कंडीशन पे चली जाएगी। तो इस वजह से हम जो है वो डिनोमिनेटर में जीरो हमें नहीं लाना होता। इस वजह से हम वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर? आपको ये पता चला कि मैं यहां पे क्या सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता हूं? इसका मतलब ये कि मैं जो है वो -3 सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, जब भी मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। सही है? अगर मैं रेंज लिखता हूं तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि x की कोई भी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट की जा सकती है तो y का कोई भी आंसर आ सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो मेरे पास नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से y का आंसर इन्फिनिटी बनेगा। और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू ये है, यू कैन नॉट गेट द आंसर ऑफ x+3 इक्वल्स टू 0। ये नहीं होना चाहिए। रेंज में क्या नहीं रखना चाहिए? x+3 इक्वल्स टू 0 नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर मैंने यहां पे, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे इक्वेट करवा के -3 नहीं रखना चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं। इसका मतलब ये है कि इस पूरे x+3 की जगह पर, पूरे x+3 की जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। पहुंच रही हो बात पे? यानी ये पूरा हटा के जीरो नहीं आना चाहिए। अब वो सब्सटीट्यूशन से आया या डायरेक्टली मैं x की वैल्यू जीरो, किसी भी कोई भी ऐसा फंक्शन है जैसे 2/x है, तो उसकी वैल्यू में डायरेक्ट जीरो नहीं रख सकता, या अगर x+3 है तो डिनोमिनेटर पूरा जीरो नहीं आना चाहिए, ये मतलब कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा कि जो है वो आप इसे जीरो से इक्वेट करवा के आंसर निकालो। मेरे कहने का मतलब ये है कि x+3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सही है? यानी रेंज के अंदर x+3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। बाकी आप ये कह सकते हो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी y का कोई भी आंसर आ सकता है। अब इसको एक और तरीका होता है अप्रोप्रिएट लिखने का। वो तरीका ये होता है, यू कैन से y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये मैंने क्यों y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 लिखा? हमारे पास था फंक्शन y इज इक्वल्स 2/x+3। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इट विल बी x+3 इक्वल्स 2/y। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर डिनोमिनेटर में y की वैल्यू डायरेक्टली जीरो सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो मेरा इन्फिनिटी बन जाएगा, और वो नहीं आना चाहिए मेरे पास। इस वजह से y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, इस केस को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए। सही है? बाकी y का आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सही है? इस वजह से हमने जो है वो ये दोनों वैल्यूज, दोनों सिनेरियोज आप लिख सकती हो। चाहो तो x+3 डायरेक्टली लिखो ब्रैकेट के अंदर करके, कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, या दूसरा मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है कि y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपकी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। सही है? अच्छा, इसके अंदर देखो हमारे पास यहां पर, अच्छा आपके पास यहाँ पर है f(x) इज इक्वल्स 2 × x−3 होल स्क्वायर +5, ये मेरे पास यहाँ पर है। सही? ग्रेटर देन जीरो मेरे पास यहाँ पे सिनेरियो है। आप सबसे पहले क्या करो, ये देखो कि मेरे पास जो है, ये इसको ड्रॉ मैं किस तरीके से करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो ये ड्रॉ किस तरीके से होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ देख लो। मैंने एक चीज ये बताई थी आपको, ये जो होता है, ये क्या होता है आपके पास, जो पॉजिटिव एक्स होता है, ये क्या डिनोट करता है कि मेरे पास क्या आएगा, हैप्पी फेस आएगा। एक बात हो गई। दूसरी चीज, ये जो होता है x-3 इक्वल्स टू 0, यानी 3 क्या बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है टर्निंग पॉइंट का। करेक्ट? ये जो 5 है ये क्या बता रहा है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है टर्निंग पॉइंट का। तो मुझे टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज पता चल गई, कौन कौन सी है, 3,5। यहां तक बात समझ आई? Yes, sir. सही है? अब मेरा एक सवाल है, y एक्सिस पे ये किस पॉइंट पे हिट करेगा, यानी y इंटरसेप्ट इसका क्या होगा जो y एक्सिस पे हिट करता है? 13. कैसे? ओपन किया है? X की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर. करेक्ट, x की जगह यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करोगे, सो 3 × 3 इज 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 9 × 2 जी सर. 18 होगा। 18 + 5 क्या होगा? ये तो कुछ और आ रहा है।
23 नहीं होगा? 18 और 5। जी सर, मैंने गलती से -5 कर दिया। हाँ, +5 है। सही है। तो आपको पता चल गया वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट होगी। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 2 18 हुआ, और फिर +5 करोगे तो आंसर आपके पास हो जाएगा 23। तो पता चल गया भाई वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे आपके पास 23 है। ये पता चल गया। अब आपने सिंपल अपना ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा, 3,5। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, लाइक दिस। अब यहां पे आपने ये देखा कि हिट किस पे कर रहा है ये। अच्छा, वैल्यू जो यहां पर हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट की, वो क्या है यहाँ पे, 5 है। करेक्ट। तो मुझे एक बात ये बताओ, और 23 यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है। अगर 23 मेरे पास यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये मेरे पास आ रहा है 5, ये मेरे पास आ रहा है 3। तो ये तो टर्निंग पॉइंट आ गया। और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये इंटरसेप्ट है। तो ये हो गया 23 वाई इंटरसेप्ट। सही है। ये ग्राफ आपके पास डायरेक्टली प्लॉट हो गया, कुछ भी आपने और नहीं करना था। सही है, ये ग्राफ आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने डोमेन देखी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि आपके पास यहां से ग्राफ, यानी एक्स की वैल्यू जीरो से आगे की तरफ जा रही है, यानी ग्राफ इस तरीके से मूव ऑन कर रहा है। ये मेरे पास ग्राफ मूव ऑन कर रहा है। सही है। तो अब आपने ये देखा कि एक्स की वैल्यूज में यहाँ क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। एक्स की वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी का मतलब है 0.5। कोई और ये कहता है सर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी का मतलब है 0.1। ये सारी वैल्यूज सही हैं। ठीक है। तो इस जब भी ये वाला सिनेरियो होता है कि इक्वल साइन नहीं होता, तो भी आप क्या करते हो, यही लिमिट सब्सटीट्यूट कर रहे होते हो। तो अगर मैं ये देखता हूँ यही लिमिट मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू ये जीरो है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, जीरो है। एक्स की वैल्यू अगर जीरो है, फिर 1 2 3 है, लेकिन जीरो पे जो मेरा वाई का आंसर है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, 23 आ रहा है। करेक्ट। बात समझ आई? जी सर। सही है। अब समझना थोड़ा सा, ये वो सिनेरियो आ गया जो मैंने कहा था कि हमारे पास जो है वो लिमिट कभी कभार सब्सटीट्यूटेड इनिशियल वैल्यू से मैच नहीं कर रही होती, यानी रेंज की आंसर अगर आप खुद देखो। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो मेरा वाई का आंसर क्या नजर आ रहा है मुझे ग्राफ में, 23। ये जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो, इसके बाद से ही स्टार्ट करना है आगे से, तो 23 है। सही है। लेकिन एक मसला है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू 23 ले रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी बाकी की वैल्यूज, अगर मैं ग्रेटर लगाता हूं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं सारी वैल्यूज बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे 23 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज तो छोटी हैं, और ये सारी ग्राफ का हिस्सा है। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट में मार्क करता हूं, फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो इसके बीच की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 आ रही है, जो 23 से छोटी है। तो क्या मैं ये कहूंगा कि मेरे पास इनिशियल वैल्यू 10 है? क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू लिखनी होती है ना हमेशा, ये भी नहीं कह सकता। तो इनिशियल वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी, इनिशियल वैल्यू मुझे पीक पॉइंट से पता चल रही है कि भाई पीक पॉइंट मेरा यहां पे आ रहा है, इससे नीचे ग्राफ नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू 5 है मेरे पास। हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी होती है ना, जिसे हम थ्रेशोल्ड पॉइंट कहते हैं, कि हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी कि उससे आगे वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, क्या हो रही है। तो हमें इनिशियल यानी थ्रेशोल्ड पॉइंट निकालना है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपके पास ये वाला पॉइंट कि इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं है। बाकी की वैल्यूज आप देखो, चाहे ये इससे ऊपर है, यहां से भी देखोगे तो सारी वैल्यूज वाई की इससे ऊपर ही आएंगी। तो वाई की जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पे, 5 आ रही है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया जो रेंज है वो मेरे पास क्या होगी, वाई ग्रेटर देन 5। अब मेरा एक सवाल है, क्या इसके साथ इक्वल साइन आएगा या इक्वल साइन नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि आएगा। 5 आएगा, रीजन उसका ये, 5 रेंज किसकी है, किस डोमेन की है, 3। एंड 3 इज अ पार्ट ऑफ दिस डोमेन। क्योंकि जीरो के बाद 3 लाया करता है, इसका मतलब 3 इज इंक्लूडेड इन द डोमेन। तो अगर 3 इज इंक्लूडेड तो इसकी जो रेंज है ये भी इंक्लूड होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स लगाएंगे, तो आंसर होगा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर जरा, नहीं टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास, ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली। सही। इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स 2 ब्रैकेट x - 3 होल स्क्वायर +5। ये आपके पास यहाँ पर है। सही। अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट किया, आपने ये देखा कि यार
सेम आपके पास ग्राफ प्लॉट होगा। 3 और 5 ये आपके पास क्या हो जाएंगे, टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 23, जो आपके पास y इंटरसेप्ट का आंसर होगा। तो आपने यहाँ पे इसको प्लॉट किया लाइक दिस। ये पॉइंट आपके पास आ गया 23, और ये वाला जो आपके पास है दैट इज 3, और ये आपके पास जो है ये आ गया 5, ये वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला कि हमारे पास जो लिमिट है वो है 3 till 10, ये वाली लिमिट है मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये रहा 3, तो मेरी लिमिट क्या आ रही है, मिनिमम 5 आ रही है, वाई पे 5 आ रहा है। और अगर मैं 10 सब्सटीट्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अगेन देखो 3 से 10, तो मुझे यहाँ पे 10 सब्सटीट्यूट करना होगा फंक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं F10 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2, 10 - 3 होता है 7 स्क्वायर, और हो जाएगा +5। सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ। 7 × 7 = 49, और इसे फर्दर सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 103 1 ओ, 3 ठीक है। हमारे पास जो लिमिट्स थी वो क्या थी, हमारे पास 10, यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज इसे यहाँ पे थोड़ा सा ले जाते हैं, ये था 10 और ये थी 3। अगर मैं इसको यहाँ से प्लॉट करता हूँ तो आपको ये समझ आता है कि यार ये वाला पॉइंट, ये तो मेरे पास आ गया वाई एक्सिस वाला, और 10 यहाँ पे कहीं इस तरह आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा अगर इनहेंस ऊपर की तरफ कर भी दें, ये, और ये आपके पास आ गया पॉइंट 103। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज आइडेंटिफाई करनी है बच्चा, और वो ये है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास जो है वो यहां से लेके यहां तक की लिमिट है, ये मेरे पास है, तो मुझे रेंज यहां पे लिखनी है। ये वाला पॉइंट है, इसे ग्रीन से लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो। ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट है। जब 3 से 10 तक की मेरे पास लिमिट है, तो मैं रेंज किस तरीके से लिखूंगा, ये मुझे बता दो जरा। 5 is less than or is equals to y, और फिर y is less than or equal to 103। यानी मेरी जो रेंज आएगी, अच्छा रेंज में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, डिफरेंस ये नजर आ रहा है जब मैं 3 से 10 की तरफ मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरी रेंज ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही। करेक्ट, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 ही है, जो डोमेन की है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू रेंज की भी जो होगी वो 5 होगी, और इससे ऊपर जो मेरी वैल्यूज जा रही हैं वो 5 से लेके 103 तक जाएंगी। तो मैं अगर अपना फाइनल आंसर लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे मेरी रेंज यहाँ पे आ जाएगी बच्चा 5 < < क्योंकि आपके पास डोमेन में भी ये 3 इंक्लूडेड है इन द डोमेन, तो रेंज भी इंक्लूड होगी ये 5 की। उसके बाद < f(x) लिखूंगा या y, जो भी फंक्शन में गिवन है। अगर यहाँ पे वो y दे देता है तो y लिखोगे, और f(x) दे देता है तो f(x) लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा और आपके पास जो लिमिट है दैट इज 103, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है 1 till 4 मेरे पास है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 3, ये आपके पास आ रहा है 5, ये हो गया। और ये जो पॉइंट है दैट इज 23 ओवर हियर। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 1 till 4। इसका मतलब ये 1 यहाँ पे आएगा कहीं, और ये आएगा 4। तो अब आ जाएगा आपके पास यहां से लाइक दिस, और यहां से अगर हम जाते हैं, ये आ गया मेरे पास। सही। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आइडेंटिफाई करता हूं, अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ f(x) की जगह 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ, सो 2 × 1 - 3 होल स्क्वायर +5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 होल स्क्वायर +5, विच मीन्स
2 into 4 + 5 अकॉर्डिंग टू बॉडमास। 4 into 2 इज 8, 8 + 5 इज 13। यानी यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 1, ये हमारे पास क्या है, 13 है। अब अगर मैं दूसरी सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो ये हो जाएगा f(4) इज इक्वल्स टू 1 सॉरी 4 - 3 होल स्क्वायर + 5। सो 2 into 1 + 5 विच इज इक्वल्स 4 - 3 1 विच इज इक्वल्स 7। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे 2 - 2 का होल स्क्वायर विच इज 4, 4 into 2 इज 8, 8 + 3 इज दिस वन। तो हमारे पास F1 का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, और F4 का आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सा हमने चेंज करना है पोजीशन को, ताकि हमारा पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाए। ये आपके पास यहाँ पे 4 को आप जो है वो यहाँ से शिफ्ट करो, 4 को यहाँ करीब ले आओ थोड़ा सा, और इस पॉइंट को जब यहाँ पे लेके आओगे 4 के पास, तो ये डेफिनेटली यहाँ से मार्क डाउन होगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा हम देखते हैं तो ये इस तरीके से हो गया, ये पॉइंट आपके पास आ गया 4। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस पे अगर फोकस करते हो, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास 13 ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है दिस वन, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपके पास 7। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करो जरा, हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक है, 1 till 4, जिसके अंदर 4 और 1 एक्सक्लूड हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा। एक बात, इसका मतलब यह है कि मेरी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक है उसे जरा आइडेंटिफाई करो। रेंज आएगी यहां से यहां तक, दैट्स इट, दिस विल बी द रेंज। ये मेरे पास जो है वो क्या है, रेंज का पार्ट है। ठीक है। अब आपने यहां पे क्या काम करना है, अगर मैं अपनी रेंज लिखता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगी रेंज, यहां से मुझे एक चीज देख के बताओ, 7 से 13 बढ़ रही है या कम हो रही है रेंज। विल इट बी पॉसिबल कि क्या मैं यहां से 7 से नीचे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरा एक सवाल है। सर आप सवाल रिपीट कर सकते मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, क्या मैं 7 से नीचे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अपनी रेंज में। हैं? नहीं। नहीं जाऊंगा। तो मेरी जो रेंज आ रही है वो यहाँ पे क्या निकलते हुए नजर आ रही है, कहां से कहां तक आएगी, 7, 7 से ऊपर लेकिन 13 से नीचे। 13 से नीचे, तो ये हो जाएगा 7 < f(x)< 13। अच्छा, इसके अंदर एक चीज होती है वो ये कि स्टूडेंट ये कहता है सर 7 से क्यों स्टार्ट किया जब 7 इंक्लूड नहीं है, आप 8 से स्टार्ट कर दें। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि इंटीजर की बात हो रही है, डेसिमल की हो रही है, कौन से नंबर्स की बात हो रही है। तो ये भी तो हो सकता है 7 से बड़ा 7.01 होता है। कोई स्टूडेंट खड़ा हो बोले सर 7 से बड़ा तो 7.1 भी है, 7 से बड़ा तो 7.001 भी है। तो हाउ आई कम टू नो कि कौन सी वाली जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो आसान तरीका ये होता है कि जो भी मेरे पास डोमेन है उसी को यूज करोगे। सही है। और साथ में सिर्फ फर्क ये होगा कि आपने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाना। जब इक्वल साइन नहीं लगाओगे सो इट टोटली इंडिकेट्स कि ये लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही, इसी की इमीडिएट वैल्यू जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। अब व्हाट विल बी द इमीडिएट वैल्यू, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। सही है। तो हमने बस ये मेंशन करना है 7 and 13 इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिमिट। रेंज की लिमिट ये नहीं है, 7 के फौरन इमीडिएट जो बाद वाली वैल्यू है, 13 से इमीडिएट पहले वाली जो वैल्यू है वो दोनों जो है वो मेरे पास क्या होंगी, पार्ट ऑफ अ रेंज हो जाएंगी। क्लियर। ग्राफ प्लॉट करोगे। सही है। मैंने हमेशा क्या बताया है, जब भी डोमेन गिवन होती है रेंज कैलकुलेट करने के लिए ओनली यूज द ग्राफ मेथड। ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ आ गया जिसके अंदर वैल्यूज आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये है 3, और ये है तुम्हारे पास 5, और ये वैल्यू थी 13। ठीक है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उसने आपको लिमिट दे दी जो आपके पास है
जीरो, अगर मैं यहाँ जीरो सब्सटीट्यूट करता हूं तो इसका मतलब है 2 × 0 - 3 होल स्क्वायर + 5 विच इज इक्वल्स टू 13 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। नहीं, 13 नहीं, 23, लिखने में मिस्टेक हो गई, 23, क्योंकि 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 + 5 विच इज इक्वल्स 23। F0 का आंसर आ गया। अब उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू द डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स क्या कर रही है, जीरो से लेस हो रही है, कम हो रही है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस या तो वो जीरो होगी या जीरो से छोटी वैल्यू होगी, वन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, पीछे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा 23 आंसर आया, इसका मतलब यहां से 23 से मेरी वैल्यू कहां जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ तो जा ही नहीं रही मेरी वैल्यू। सही है, यहां तो नहीं जा रही मेरी वैल्यू, मेरी वैल्यू कहां जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से ये शो कर रहा है कि मेरे पास रेंज जो है वो बढ़ रही है। यही शो कर रहा है ग्राफ, यही बता रहा है कि अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, माई रेंज इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग, ऊपर की तरफ वैल्यू सारी बढ़ रही है वाई की। ठीक है, तो अब यहां पे जो मैं रेंज लिखूंगा अपनी, वो क्या आ जाएगी, वो अब मुझे नहीं पता कि इनिशियल तो पता है 23, लेकिन ये नहीं पता ऊपर कहां तक जाता रहूंगा और मुझे जो है वो कहां पे जाके रुक जाना है, मुझे नहीं पता। जब मुझे ये चीज नहीं पता तो इसका मतलब ये अप टिल इन्फिनिटी बात हो रही है। और इन्फिनिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक तरीका लिखते हैं, दैट इज F(x), यानी जो रेंज है वो क्या हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23, यानी 23 होगी, या तो 23 या 23 से बढ़ती जा रही होगी। अब इसमें भी हमने कुछ मेंशन नहीं किया कि 23 से कहां तक बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी की बात हो रही थी यहाँ पे, इस वजह से हम अपनी रेंज को इस तरीके से लिखेंगे, F(x) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास जो है वो, अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन में आपको एक चीज का पता है, F(x) होता है फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, और जी आपके पास कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल √x मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। सही। अब हुआ ये कि क्योंकि आपको डोमेन एंड रेंज के बारे में बात की जा रही थी, तो इसका मतलब है वो आपको जो है दोनों फंक्शंस की डोमेन आपको दे देगा। सही है, अब लेट सपोज डोमेन आपको दे रही फंक्शन की, लेट से डोमेन 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 आप ले लो, लेट से फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये डोमेन उसने आपको दे दी। सही है, √x की अगर बात करते हैं तो √x के अंदर आपके पास डोमेन इसकी कोई भी ले लो आप, लेट सपोज ये उसने आपको डोमेन दे दी। सही। अच्छा, अब हुआ क्या, समझना बात को थोड़ा सा, अब वो क्वेश्चन के अंदर ये कहता है फाइंड डोमेन ऑफ F(g)(x). सही है, जब भी डोमेन की बात करेगा, सही है, कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर जब भी वो डोमेन की बात कर रहा होगा, एक बात जहन में रखना, जो भी बात वाला फंक्शन होता है, जो भी बात वाला फंक्शन होता है, उसकी जो डोमेन होगी, दैट विल बी द डोमेन ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन, ये याद रखना हमेशा। सही है, तो अब अगर मैं डायरेक्टली इस चीज को लिखता हूं तो आपके पास जो डोमेन है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे गिवन डोमेन है, तो डोमेन ऑफ F(g)(x) जो बन जाएगा वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स 9। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सही है। अच्छा, अब यहां तो डोमेन गिवन थी, अब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर यहां पे तो डोमेन गिवन थी, तो आपने डायरेक्टली देख के लिख लिया और हमें बात समझ आ गई। अगर डोमेन गिवन नहीं होगी, तो डोमेन गिवन नहीं होगी तो हम ये चीज ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, वॉट एवर इज द फंक्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जो एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये डोमेन गिवन नहीं थी, तो आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ √x, क्या डोमेन होगी यहाँ पे। हमें एक चीज का पता है कि जब भी अंडर रूट का सिनेरियो आता है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज इज नॉट कंसिडर्ड, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं होती। तो इसका मतलब है यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू, यहाँ तो मेरे पास जीरो होगा या पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो अंडर रूट के अंदर आ रही होंगी। गॉट माई पॉइंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर, फॉर एग्जाम्पल, समझना बात को थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये कहता हूं यहाँ पे मेरे पास जो है वो डोमेन नहीं है, तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ √x, तो √x की जो डोमेन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट विल बी द, बाय डिफॉल्ट या बाय द डेफिनेशन ऑफ अ √x, दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कब, जब ये डोमेन नहीं गिवन होती और वो आपसे कहता है व्हाट विल बी द डोमेन। सही है, रीजन उसका ये है कि इफ आई सब्स्टिट्यूट 0 आंसर विल बी 0, इफ आई सब्स्टिट्यूट 1 आंसर विल बी 1।
इफ आई सब्स्टिट्यूट 2 आंसर विल बी 1 पॉइंट समथिंग, इफ आई सब्स्टिट्यूट 3 तो भी 1 पॉइंट समथिंग, इफ आई सब्स्टिट्यूट 4 तो आंसर 2 आ जाएगा। यानी मेरी वैल्यूज बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही। सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीरो से छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, सही है, जीरो से अगर छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है तो अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाएगा, विच विल गिव मी द मैथ एरर दे देगा। ठीक है, तो ये कब एक्सेप्टेबल हुआ, यानी ये डोमेन जो है वो कब आपके पास लगेगी, अगर क्वेश्चन में डोमेन नहीं दी जाएगी फॉर द गिवन फंक्शन अंडर रूट एक्स के लिए। इसी तरीके से हमने और भी चीजें सीखी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि जब भी आपके पास डोमेन गिवन नहीं होती किसी फंक्शन की, तो अगर तो फ्रैक्शन में, तो उसकी क्या कंडीशन है, आपने कैसे डोमेन निकालनी है। अगर वो जो है वो मेरे पास किस में गिवन है, अंडर रूट की फॉर्म में गिवन है, तो आपने डोमेन किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर अगर मुझे डोमेन कैलकुलेट करनी है तो आपने क्या करना है, जो भी बाद वाला फंक्शन लिखा हुआ होगा उसकी डोमेन जो है दैट विल बी द डोमेन ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन। इफ यू टॉक अबाउट द रेंज, अगर मैं रेंज की बात करता हूं, दे आस्क यू टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ एफ जी एक्स, रेंज कैलकुलेट करनी है कॉम्पोजिट फंक्शन। इसके अंदर आपने थोड़ा सा काम करना होगा, और वो काम ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन फर्स्ट, फंक्शन कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं एफ जी एक्स यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करता हूं, इट विल बी 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। ये मेरे पास हो गया, ये क्या आ गया मेरे पास, फंक्शन आ गया। अब देखो, हमें जब कॉम्पोजिट फंक्शन पता चल गया, तो मुझे एक बात ये बताओ, रेंज कैलकुलेट करने के लिए वी नीड द डोमेन, करेक्ट, वी नीड द डोमेन। जनरल रूल है ना, समझो थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ कि ये सारी चीजें नहीं है मेरे पास, मेरे पास यही क्वेश्चन है। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है तो मेरे पास डोमेन होनी चाहिए ताकि मैं रेंज कैलकुलेट करूं, अदरवाइज आई हैव टू सेलेक्ट द डोमेन बाय माई सेल्फ, करेक्ट। अब क्योंकि डोमेन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इन पार्ट ए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और वो डोमेन आपके पास है 1 is less than equals to x, लेस देन 9, ये हम ऑलरेडी पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं डोमेन ऑफ एफ जी एक्स। तो इसी डोमेन को उठा के आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है, दैट विल बी द रेंज, दैट्स इट। तो सबसे पहले क्या रखोगे एफ जी के अंदर, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे द इनिशियल वैल्यू, सो इट विल गिव यू 1 + 5 विच इज इक्वल्स 8। देन एफ जी 9 सब्स्टिट्यूट करोगे, सो 3, एंड अंडर रूट 9 विल गिव यू 3 + 5, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। तो मुझे रेंज पता चल गई यहां पे, दैट इज 8 लेस देन इक्वल्स एफ जी एक्स, यानी कॉम्पोजिट फंक्शन की जो है मेरे पास रेंज है, एंड देन लेस देन 14। जैसे इनइक्वालिटी थी ऐसे ही इनइक्वालिटी लिखोगे, 9 के साथ जो है वो मेरे पास इक्वल साइन नहीं था, इसीलिए 14 के साथ भी इक्वल साइन नहीं आया। 1 के साथ मेरे पास इक्वल साइन था, तो इसीलिए 8 के साथ भी इक्वल साइन आएगा। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन, व्हेन दे आस्क यू टू फाइंड आउट द, या हाँ, टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन बाद में लिखा हुआ होगा कॉम्पोजिट के अंदर, बाद में इसको फंक्शन को कहते हैं, और पहला वाला फंक्शन ये होता है जो पहले लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जो भी फंक्शन बाद में लिखा हुआ होगा उसी की डोमेन जो है वो डोमेन ऑफ अ कॉम्पोजिट कहलाएगी। सही है, तो यहां पे रूल लिख लेते हैं, फंक्शन रिटर्न आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, फंक्शन रिटर्न आफ्टरवर्ड्स, डोमेन इज सेम एज द डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट, डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल के तौर पे लिख लो। अगर मेरे पास एफ जी एक्स है या मेरे पास जी एफ एक्स है, तो यहां पे हमारे पास दिस फंक्शन, दिस जी एक्स एंड दिस एफ एक्स, दीज आर द आफ्टरवर्ड फंक्शन। सही है, और ये दो जो फंक्शन है इनकी जो डोमेन होगी दैट विल बी सेम द डोमेन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन। सही है, ये रूल याद रखना। और उसके बाद रेंज निकालने के लिए डेफिनेटली आपने जो है वो फंक्शन निकालना है एफ जी एक्स, और उसके बाद उसी की डोमेन उठा के सब्सटीट्यूट करनी, यू विल डायरेक्टली गेट, यू विल गेट द रेंज ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन। सही है, मोस्ट कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट जिसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि इसकी डोमेन रेंज अगर बोली जाएगी तो कैसे निकाली जाएगी, या अगर मेरे पास जो है वो इसको स्केच करना है तो किस तरीके से करना है।
अगर वो क्वेश्चन देता है y इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, अब ये क्वेश्चन उसने दे दिया और क्वेश्चन के अंदर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्केच इट, स्केच द ग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है y इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, y इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये दो क्वेश्चन उसने आपको दे दिए। अब यहां पे स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज, यार स्केच द ग्राफ मैं स्केच किस तरीके से करूंगा? तो आपको सबसे पहली चीज जो जहन में आनी चाहिए वो ये कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के completing अंदर। square. एग्जैक्टली तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉर्ट आउट करने के लिए यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए आप सबसे पहले क्या काम करोगे? y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऐसे ही लिख दिया, प्लस 6 आपके पास आ गया। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू डायरेक्टली x आ गई। कंपेयर करोगे माइनस 2xb को इक्वल्स माइनस 5x के साथ, नेगेटिव से नेगेटिव, x से x कैंसिल, b का आंसर आ गया 5/2 और b स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। सही है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा +25/4 एंड -25/4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? y इक्वल्स x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस एलसीएम ले लो डायरेक्टली, सो इट विल बी 24/4। तो y का आंसर आ गया आपके पास x माइनस 5/2 होल स्क्वायर -1/4। ये मेरे पास जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म आ गई। अब यहां से मैं आसानी के साथ अपना ग्राफ स्केच कर सकता हूं। कैसे स्केच कर सकता हूं? ये वाली जो वैल्यू है दैट विल गिव मी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, और ये वाली जो वैल्यू है दैट विल गिव यू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है? वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है। वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान है, यू हैव टू सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, वाई हो जाएगा मेरे पास 25/4 -1/4, तो विच इज इक्वल्स 24/4। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 12 4 6 ये मेरे पास आ जाएगा। सही है। तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई? 6 आ गई, विच इज बेसिकली और y इंटरसेप्ट। ये भी मुझे पता चल गया। यही तीन चीजें चाहिए होती हैं। अब आपने सिंपल इसे प्लॉट करना है। अब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इज इट अ हैप्पी फेस और अ सैड फेस। तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, दैट्स द कोफिशिएंट, एंड x की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास? पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव ओवर ईयर, तो हैप्पी फेस आएगा मेरे पास। दूसरी चीज आपने आइडेंटिफाई ये की कि मेरे पास जो है वो वैल्यूज क्या है यहाँ पे? -1/4 और 5/2। तो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास है +5/2 कॉमा -1/4, और y इंटरसेप्ट आपके पास आ रहा है 0,6। ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब आपने क्या काम करना है? आइडेंटिफाई करना है थोड़ी देर के लिए। भाई 6 मेरे पास कहाँ आएगा? 6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सही है। 5/2 विच इज 2.5, यानी ये 2.5 आ गया। ठीक है। और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -0.25, दैट्स नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा विच शोज कि डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक्स इंटरसेप्ट के दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है। ये तीन चीजें मेन होती हैं जो आइडेंटिफाई कर रही होती है ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर वो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट से गुजर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आसान तरीका है कि आपने सिंपल क्या करना है? एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए वाई की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर दो। वाई की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर दो। तो वाई की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करने के लिए जब आप फंक्शन के अंदर जो है वो क्या करोगे? वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, चाहे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर कर दो या फिर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर अगर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको x के दो आंसर पता चल जाएंगे, और वो दो x के आंसर जो हैं वो आपके पास है 2 और 3। ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपना जो है वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हो। सही। अच्छा, अब आपके पास ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी कहता है वाई इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इनवर्स क्यों पॉसिबल नहीं है? इनवर्स इस वजह से पॉसिबल नहीं है बिकॉज द फंक्शन इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द बिगनिंग, कि जब भी हमारे पास जो है वो इनवर्स की बात की जाएगी तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा वाला मेथड सीखा था? इज इट अ वर्टिकल मेथड और द हॉरिजॉन्टल वन? इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूं तो आप खुद देखो, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है मेरे पास। सही है। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है मेरे पास, यानी ये फंक्शन मेरे पास मैनी टू वन फंक्शन है। क्यों मैनी टू वन है? क्योंकि यहां पे अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, एक वैल्यू एक्स की ये आ रही है और एक वैल्यू एक्स की ये आ रही है। दो एक्स की वैल्यूज पे, एक्स वन और एक्स टू पे, वाई का एक आंसर आ रहा है खाली। तो मैनी टू वन फंक्शन है। जब मैनी टू वन फंक्शन बन जाता है, वन टू वन फंक्शन नहीं है, सो इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? सिंस इट्स नॉट the one to one function, inverse is not possible। इस वजह से इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज पार्ट सी आता है, कहता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब क्यों के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो जब आपने इसे कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये वाली जो पीक वैल्यूज होती हैं, दीज आर द मिनिमम वैल्यूज। सही। कभी कभार वो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक्स के बारे में बोलेगा, कभी कभार सिर्फ वो वाई के बारे में बोलेगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने सिंपल मिनिमम वैल्यू देख ली कि यार मिनिमम पॉइंट जो मेरे पास है, दिस इज योर मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ, इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा। तो इसकी जो y वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है मेरे पास, और इसकी जो x वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है मेरे पास। ठीक है। इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा, इससे ऊपर जो है वो मेरे पास ग्राफ मूव ऑन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी, जो पीक पॉइंट कहलाता है, वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2.5 कॉमा -0.25। दैट इज योर मिनिमम वैल्यू, या आप इसे पीक पॉइंट भी कहते हो। राइट।